नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। आज अपन क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पिछले चैप्टर में भारत की आकृति, आकार और स्थिति के बारे में जाना। स्थिति के संदर्भ में भारत की स्थिति को अपन ने पूरे वर्ल्ड मैप के संदर्भ में भी देखा और भारत के आकार के संदर्भ में भी बहुत सारी जानकारियां ली। अब इस चैप्टर में अपन भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है कि भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो आपको ये तो पता है कि भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। अपन सामाजिक तौर पर विविधताओं की बात करें तो वो अनगिनत है। भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, जातीय विविधता है, संस्कृति की इतनी विविधता है। लेकिन ये विविधता सिर्फ संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक स्तर तक ही सीमित नहीं है। भारत में भौतिक विविधता भी बहुत अधिक है। अपन उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक विविधताओं से भरा हुआ देश है। भौतिक रूप से भी भारत में अपन को जब ऊपर से नीचे तक अपन ट्रेवल करेंगे ना, तो अपन को विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी, विभिन्न स्थल रूप देखने को मिलेंगी। कहीं पहाड़ मिलेंगे तो कहीं मैदानी इलाका मिलेगा, कहीं पठारी क्षेत्र मिलेगा तो कहीं तटीय इलाका मिलेगा। तो भारत का जो भूभाग है वो बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। तो आज इस चैप्टर में उन्हीं विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, भारत को इस भौतिक स्वरूप में कैसे ढला और कौन कौन से भौतिक स्वरूपों के आधार पर भारत का विभाजन हुआ है। तो अपन देखते हैं कि ये अपना भारत है। आपने मैप तो देखा ही है, ये अपना भारत है जो अपनी सुंदरता के लिए ये अपना भारत है। अब भारत का जो आप मैप देख रहे हो ना, तो ये आपको बहुत सरल मैप दिख रहा है जिसमें है ना भारत को कुल 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितना? 6 भौतिक प्रदेशों में। अपन भारत में जब ऊपर से ही नीचे तक जाए तो भारत की टोटल पूरा भारत का भूप्रदेश है, उसको 6 भौगोलिक विविधताओं के आधार पर 6 प्रदेशों में बांटा गया है। वो मोटे मोटे तौर पर बांटा गया है, उसके अंदर भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है, लेकिन मोटे तौर पर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो हिमालय के 6 स्थल रूपों में से सबसे पहले स्थल रूप के बारे में जानते हैं। पहला स्थल रूप है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जिसको भारत का एक प्राकृतिक अवरोधक भी बोलते हैं, जो भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगर हिमालय न होता तो जब वर्षा की जो हवाएं इधर आती और भारत से बाहर चली जाती, लेकिन हिमालय पर्वत एक जलवायु अवरोधक के रूप में काम कर बारिश भारत में ही करवाता है। तो हिमालय पर्वत भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश में ये टर्न लेता हुआ पूर्वोत्तर पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। मतलब हिमालय पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश में एक शिफ्ट ये टर्न लेता है और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के रूप में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। मतलब भारत के कौन कौन से राज्यों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है? सबसे पहले तो आता है जम्मू कश्मीर एक यूटी है, तो यूटी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश, छठा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इन क्षेत्रों में भारत का हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अपन को अब हिमालय पर्वत एक श्रेणी के रूप में तो फैला हुआ ही है,
लेकिन ये हर जगह पूरी तरह समान नहीं है। जैसे कि भारत एक खुद विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो हिमालय पर्वत के अंदर भी बहुत सारी विविधता है। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए हिमालय पर्वत को कुछ भागों में बांटा गया है। ये डिविडेशन उत्तर से दक्षिण की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है। तो अपन हिमालय पर्वत के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि हिमालय पर्वत का कैसे डिविडेशन हो रखा है। और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में पूछे गए, तो बहुत सारे फैक्ट्स है आपको याद रखने हैं। वैसे मैं समझाते समझाते आपको याद भी करवा दूंगी। तो सबसे पहले अपन को हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण विभाजन देखना है। उत्तर से दक्षिण विभाजन, तो हिमालय पर्वत ये अपना जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ये और ये, ठीक है। ये जो भाग है ना, ये 3 श्रेणियां अपन को दिख रही है, ठीक है। तो 3 श्रेणियां है ना, ये कौन से हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। कौन से हिमालय का? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जो ये 3 श्रेणियां हैं, तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। ट्रांस हिमालय के अंदर, तो इन तीनों श्रेणियों का क्या नाम है वो जानेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहली श्रेणी है ना, वो है, अरे वेट, एक बार पुनः बनाना पड़ेगा। तो जो पहली श्रेणी है ना, ये कौन सा पार्ट हुआ? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। जो पहली श्रेणी है ना, वो कौन सी है? कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय की, पूरे हिमालय की नहीं, ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी श्रृंखला है ट्रांस हिमालय की। इसके अंदर, ट्रांस हिमालय के अंदर जितनी भी चोटियाँ हैं ना, उसके अंदर से सबसे ऊंची चोटी इसमें है K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो भारत के पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। ये कराकोरम श्रेणी के अंदर ही स्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि K2 कौन सी श्रेणी के अंदर स्थित है? कराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है। कराकोरम स्वयं ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो K2 दूसरा श्रेणियाँ सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है ना, वो 6000 मीटर के आसपास है। कितनी? 6000 मीटर के आसपास। तो ये ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी, इसमें बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन से? बहुत सारे ग्लेशियर। सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, जिसको सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। जो सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटलफील्ड है ना, वो सियाचिन ही है। तो सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम श्रेणी के अंदर ही स्थित है। तो कराकोरम श्रेणी की विशेषताओं के बाद आते हैं दूसरी श्रेणी के ऊपर। दूसरी श्रेणी है, ये दूसरी श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी। कौन सी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी और कराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। जास्कर श्रेणी और कराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है। ये कोल्ड डेजर्ट के लिए जाना जाता है। जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है ना, वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये कोल्ड डेजर्ट के लिए जाना जाता है। और तो ये लद्दाख श्रृंखला, ये कोल्ड डेजर्ट के लिए आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो कराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद आते हैं जास्कर श्रेणी। जो जास्कर नदी है ना, वो इसी क्षेत्र से होकर बहती है, और यह है जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हुई। एक तो हुई कराकोरम श्रेणी, दूसरी हुई लद्दाख श्रेणी, जिसको कोल्ड डेजर्ट इसी क्षेत्र में स्थित है, और तीसरी हुई जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों कौन से पार्ट का हुआ है? ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम श्रेणी के अंदर है, और इसकी ऊंचाई कुछ 3500 मीटर से लेकर
3,000 मीटर तक अपन को लद्दाख में जो श्रेणियाँ है ना वो 3500 से 3,000 मीटर के आसपास मिलेगी, और जास्कर के अंदर है वो 2500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई की जो श्रेणियाँ है ना वो जास्कर श्रेणी के अंदर मिलेगी। अपन को सिंधु नदी लद्दाख के क्षेत्र से गुजरती हुई दिखाई देती, मतलब लद्दाख के क्षेत्र से गुजरती है सिंधु नदी, और जास्कर नदी और जो कौन से सिंधु नदी की जो सहायक नदी है जैसे चेनाब है वो इस क्षेत्र से गुजरती है, झेलम है, चेनाब है, इस क्षेत्र से गुजरती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा हुआ, ट्रांस हिमालय। हिमालय का अपन उत्तर से दक्षिण विभाजन पढ़ रहे, तो सबसे पहला जो विभाजन का जो पार्ट है ना सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली कौन सी है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब आगे बढ़े दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट है अब ये हिमालय का। तो अपन ने ट्रांस हिमालय ये कंप्लीट हो गया। ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि नॉन पोलर क्षेत्र, मतलब पोलर क्षेत्र ये है, पृथ्वी के जो पोलर क्षेत्र है ना वो हमेशा बर्फ से ढके हुए। तो नॉन पोलर क्षेत्र, ये नॉन पोलर क्षेत्र है। नॉन पोलर क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है वो ट्रांस हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो इसको थर्ड पोलर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। हिमालय को थर्ड पोलर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, लेकिन हिमालय की सारी श्रेणियां हमेशा बर्फ से ढकी हुई नहीं रहती, लेकिन ट्रांस हिमालय की सारी श्रेणियां हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। तो इसीलिए ये थर्ड पोलर ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट है, और ये हमेशा नॉर्थ हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। तो ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आएगा, ये आता है वृहत हिमालय। कौन सा हिमालय, वृहत हिमालय, जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। किधर से, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अब अपन वृहत हिमालय की विशेषताएं जानेंगे। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 श्रेणियां थी, जिसको टोटल को मिला के ट्रांस हिमालय। अब इस पूरी श्रेणी को वृहत हिमालय बोलेंगे। इसके अंदर अलग अलग श्रेणियां नहीं है, ये पूरा पार्ट है वृहत हिमालय। इसके अंदर बहुत सारे शिखर है, उनके बारे में जानेंगे, बहुत सारी पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो ये वृहत हिमालय। वृहत हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। सबसे पहली विशेषता ये हिमालय जो पर्वत है ना उनकी ही सबसे ऊंची चोटियाँ जिस श्रेणी के अंदर पाई जाती है ना वो वृहत हिमालय। हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची श्रेणियाँ है ना वो जिस क्षेत्र में, जिस चोटी में, जिस श्रृंखला में पाई जाती है वो वृहत हिमालय। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से ऊपर स्थित है, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ नहीं पाई जाती। K2 ऑब्वियसली ऊंची चोटी है, लेकिन सारी चोटियाँ ट्रांस हिमालय में बड़ी नहीं है, एक्सेप्शन K2 है। ठीक है, उनकी एवरेज ऊंचाई 4,000 से 5,000 6,000 के आसपास है। और जो वृहत हिमालय है वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट वृहत हिमालय की श्रेणी में पाया जाता है, जो नेपाल के अंदर स्थित है। कौन सी, कहाँ पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, नेपाल के अंदर। उसके अलावा जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती है वो है माउंट एवरेस्ट के बाद आती है कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा। उसके बाद आती है नंगा पर्वत, नंदा देवी। ये सब श्रेणियां वृहत हिमालय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए वृहत हिमालय की श्रेणियां। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, ये सब वृहत हिमालय की ऊंची चोटियां है। इनकी एवरेज ऊंचाई 6,000 7,000 और 8,000 के पास में, मतलब 6,000 इसकी एवरेज ऊंचाई है। लेकिन विश्व में जो 8,000 मीटर की ऊंचाई के जो पर्वत है ना वो सभी वृहत हिमालय के अंदर पाई जाती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है।
तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये वृहत हिमालय का पार्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो वृहत हिमालय की जो दूसरी विशेषता है वो पढ़े, एक मिनट। तो इस श्रेणी के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। क्या? बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर? जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जहां से गंगा निकलती है। विश्व जो गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कौन से श्रेणी में है? वृहत हिमालय के अंदर स्थित है। कौन से हिमालय के अंदर? वृहत हिमालय के अंदर। तो कौन से ग्लेशियर से गंगा निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और वो कौन से हिमालय के अंदर है? वृहत हिमालय के अंदर। वृहत हिमालय ट्रांस हिमालय के नीचे और मध्य हिमालय के ऊपर स्थित है। उसके बाद आता है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना नदी का स्रोत है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर भी वृहत हिमालय के अंदर स्थित है। उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर वैसे तो ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है, लेकिन इसका कुछ फैला हुआ पार्ट वृहत हिमालय के अंदर भी स्थित है। तो पहली विशेषता हुई कि विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है वो वृहत हिमालय के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। इसके अलावा भी बहुत सारी श्रेणियां, नमचा बरवा श्रेणी जो भारत के पूर्वोत्तम श्रेणी मानी जाती है, नमचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो भी वृहत हिमालय का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेषता है ग्लेशियर्स। इसके अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा का स्रोत है। उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर जो यमुना नदी का स्रोत है। इन विशेषताओं के बाद आगे बढ़े तो ये नदियों का स्रोत भी हो गया, ये भी अपन ने देख लिया। कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है ये भी अपन ने देख लिया। अब ये ऑलमोस्ट पूरे साल बर्फ से ढका हुआ रहता है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये ज़्यादा मतलब कि ट्रांस हिमालय तो और मतलब यहाँ पर जनसंख्या का निवास बहुत कम है, क्योंकि यहाँ की जो लाइवलीहुड कंडीशन है ना वो इतनी फेवरेबल नहीं है कि बहुत लोग इधर रह सकते हैं। ट्रांस हिमालय फिर भी बसा हुआ क्षेत्र है, लेकिन बहुत अधिक बसा हुआ ये भी क्षेत्र नहीं है, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से ये विरल क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये होगी वृहत हिमालय के बारे में सूचनाएं, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। अब आगे बढ़े तो वृहत हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? तो सबसे पहले अपन ने ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, ये क्या हुआ? ट्रांस हिमालय। उसके बाद आया वृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। उसके बाद आएगा मध्य हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय वृहत हिमालय के बीच में और शिवालिक, मध्य हिमालय के नीचे एक और है शिवालिक से ऊपर स्थित है। मध्य हिमालय में जो श्रेणियां पाई जाती है उसके बारे में बात करें तो यहाँ की जो श्रेणियां पाई जाती है उनकी एवरेज ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 के बीच में है। यहाँ की एवरेज ऊंचाई। कौन कौन सी श्रेणियों की बात करें तो पीर पंजाल, इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल मध्य हिमालय में पाई जाने वाली सबसे ऊंची श्रेणी है, तो पीर पंजाल। उसके अलावा महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी,
तो ये श्रेणियाँ मध्य हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी? सतलज, रावी, व्यास इसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है, मध्य हिमालय के क्षेत्र से प्रवाहित होती है। सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है? बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो श्रेणी पर्वत पाए जाते हैं उनकी एवरेज ऊंचाई 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच में है। श्रेणियों की बात करें तो पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा महाभारत श्रेणी और धोडलर श्रेणी भी इसी पर्वत के अंदर पाई जाती है। और सिंधु की सहायक नदियाँ जैसे कि रावी, व्यास, सतलज इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये अपन ने मध्य हिमालय के बारे में। अब मध्य हिमालय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना मध्य हिमालय, वो अपने पहाड़ी शहरों के लिए जाना जाता है। आपने ब्रिटिश काल के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश कुछ ऐसे शहरों में जाते थे सर्दियों के समय जहाँ की जलवायु अनुकूल होती थी। गर्मियों के समय जाते थे, गर्मियों में कुछ ऐसे पहाड़ी शहरों में जाते थे जहाँ की कंडीशन फेवरेबल होती थी, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा गर्मी नहीं सहन कर सकते थे। तो ये जो पहाड़ी शहरों के लिए जो श्रृंखला, जो श्रेणी जानी जाती है ना, वो है मध्य हिमालय। कोई आपको पूछे कि पहाड़ी शहरों के लिए कौन सी हिमालय की कौन सी श्रेणी जानी जाती है, तो वो है मध्य हिमालय। कुछ शहरों के नाम देखे तो आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा। कुल्लू मनाली का नाम सुना है? तो कुल्लू मनाली मध्य हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शहर जो अपनी अनुकूलतम जलवायु के लिए जाने जाते हैं, और ये बहुत सारे पर्यटकों के लिए आकर्षण का क्षेत्र है। अर्थात कुल्लू मनाली आपने बहुत सारे लोगों को जानते हुए सुना होगा कि हम कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं। तो ये क्षेत्र स्पोर्ट्स के लिए भी, जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसके लिए भी बहुत फेमस है। पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं, और बहुत सारे धार्मिक स्थल भी इस श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब मध्य हिमालय की श्रेणी के अंदर ही पाए जाते हैं। ऋषिकेश, ये सब मध्य हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब जो मध्य हिमालय के बारे में जानने के बाद अब तीसरा चले, अब जो अंतिम है मध्य हिमालय का पार्ट, तो अपन ये है अपना ये। तो सबसे पहले तो अपन क्या था? ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, और उसके बाद ये आ गया मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय के बाद आता है अपना जो हिमालय का सबसे अंतिम पार्ट है, वो है शिवालिक। शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम पार्ट माना जाता है। कौन सा? सबसे नवीनतम पार्ट। मतलब कि वैसे तो पूरे हिमालय को नवीन वलित पर्वत बोला जाता है। नवीन वलित पर्वत का मतलब होता है कि ये इसको बने हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दूसरा इसके बाद कोई ऐसी श्रेणी बनी नहीं है, मतलब नवीन। और जो शिवालिक है वो इनसे भी बहुत बाद में बना है। क्यों इनसे बाद में बना? जो शिवालिक है वो बृहत हिमालय और मध्य हिमालय में जो नदियाँ हैं उन नदियों के अवसादों के जमा होने के बाद बना है। जैसे कि ये नदी है तो नदी अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती है, तो अवसादों का ढेरों से ये शिवालिक बना है। तो शिवालिक हिमालय का नवीनतम पार्ट है। कौन सा? नवीनतम पार्ट है। दूसरी विशेषता है कि जो शिवालिक है ये जो हिमालय के दूसरे पार्ट से, फिर वो ट्रांस हिमालय ले लो, बृहत हिमालय ले लो या मध्य हिमालय ले लो, ये दृढ़ अवस्था में, मतलब कि ये स्टिल है, मतलब कठोर अवस्था में खड़े हैं, मतलब इनमें ज़्यादा हलचल वगैरह नहीं होती। लेकिन ये ऑब्वियसली अवसादों से बना हुआ है तो इसमें लचीलापन अधिक है। भूस्खलन की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से ये ज़्यादा प्रवण क्षेत्र है शिवालिक वाला क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता है शिवालिक बृहत हिमालय और मध्य हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उन नदियों के अवसादों से बना हुआ है। अर्थात ये अपने लचीलेपन
और कम कठोर चट्टानों के लिए जाना जाता है। ये सिस्मिक रूप से और भूकंपीय दृष्टि और भूस्खलन की दृष्टि से अधिक लचीला है। ठीक है, ये शिविर, यहाँ की जो श्रेणियाँ हैं ना, उनकी ऊंचाई 2000 और 2500 मीटर के आसपास ही है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत लंबाई वाली श्रेणियाँ इधर नहीं है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो इसकी 150 किलोमीटर के आसपास ही इसकी ऊंचाई है। 150 भी, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई, और इसकी जो लंबाई है वो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई इसकी है। शिवालिक की, शिवालिक के बारे में, शिवालिक की जो विशेषता है उसके बारे में अपन ने जाना। नवीनतम लचीली प्रणाली, दूसरा इसकी लंबाई है 1000 से 2000 और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। ये जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो किस विशेषताओं के लिए जाना जाता है तो यहाँ पर स्थित घाटियाँ, उन घाटियों को क्या बोला जाता है? दून। क्या बोला जाता है? दून। घाटियों का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो निचला इलाका होता है उसको पहाड़ी बोलते हैं। जैसे कि ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, तो ये जो निचला इलाका होगा ना उसको बोला जाता है घाटी। तो जो शिवालिक है वो अपनी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, और घाटियों को क्या बोलते हैं? दून। जैसे कि देहरादून, पठानकोट दून, ये वहाँ के दून है जो शिवालिक की विशेषता है। तो आई थिंक आपको ये सब श्रेणियों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सबसे अपन एक संक्षिप्त रिव्यू ले ले इसका। हिमालय, सबसे पहले आएगा अपना ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हो गया हिमालय का डिविडेशन। लेकिन हिमालय का डिविडेशन यहीं पर ख़त्म नहीं होता। मैंने सबकी कुछ कुछ विशेषता भी बता दी। हिमालय, ये हिमालय, एक मिनट, इंडिया का मैप, हाँ, हिमालय, ये हिमालय, तो इतने हिमालय के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। लेकिन हिमालय इधर से एक टर्न लेता है, तो अपन को पूर्वोत्तर भारत में जैसे कि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी हिमालय की कुछ श्रेणियां देखने को मिलती है। तो उन श्रेणियों का नाम जान लेते हैं, जैसे कि पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर। इन श्रेणियों के उन राज्यों के नाम के आधार पर ही है। जैसे पटकई और नागा श्रेणी नागालैंड में फैली हुई है, और जो मिजो है वो मिजोरम राज्य में फैली हुई है, और मणिपुर राज्य में फैली हुई। तो इन पूर्वोत्तर श्रेणियों के नाम आप सीरीज वाइज याद कर लोगे तो एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो आई थिंक आपको हिमालय पर्वत के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। ये हिमालय का उत्तर से दक्षिण डिविडेशन था। अब अपन हिमालय का पूर्वी, मतलब पश्चिम से पूर्व विभाजन भी देख लेते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व विभाजन की बात करें तो हिमालय को 4 श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व तक लेकर बांटा गया। सबसे पहला जो आता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। जो पश्चिम से लेकर हिमालय का पूर्वी भाग तक जो डिविडेशन कर रखा है, वो जो डिवाइड कर रखा है ना, वो नदियों के आधार पर कर रखा है कि कौन कौन सी नदी के बीच में कौन कौन सा क्षेत्र है और उसको क्या नाम से जाना जाएगा। जैसे कि पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में है? सतलज, सिंधु, और सतलज के बीच में जो हिमालय का पार्ट है, सतलज व सिंधु के मध्य जो हिमालय का पार्ट है, उसको पंजाब हिमालय बोला जाएगा। कौन सा?
पंजाब हिमालय। उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है, ये सतलज इधर और ये इधर काली, ये जस्ट नेपाल की सीमा के इधर है। तो ये वाला जो हिमालय का पार्ट है ना, इसको बोला जाएगा कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। उसके